अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में दीदार खातून मलहून खातून से कहती है कि महासरे ने लोगों को थका दिया है मलहून खातून। तो मलहून कहती, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता दीदार, बोरसा की फतह के बाद ही ये मसाइल खत्म होंगे। और फिर इसके बाद मलहून खातून काम की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर देती है। तो इस दौरान उसकी नजर खवातीन पर पड़ती है, जहाँ हफ्सा खातून देगचे में सालन बना रही होती है, जिसे देखते साथ ही वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती, फौज को खाना पहुँचाना है, तुमने अभी तक ये खत्म क्यों नहीं किया? और पूछती, नीलोफर कहाँ है, वो काम की देखभाल क्यों नहीं कर रही? तो हफ्सा परेशान हो जाती है और कुछ कहने ही लगती है कि इसी दौरान गोंजा वहाँ पे आती है और कहती है वो और हलीमा पास की गाड़ में गई है वालदा। तो दीदार कहती, उनका कहना है कि वो किसी चीज की इजाद पर काम कर रही है, जिसके लिए उनका कहना है कि वो जंग का रुख बदल देगी। क्या ये सच है गोंजा? तो गोंजा कहती, अब वो चमगादड़ के फजले के पीछे लगी हुई है, इसलिए वो गाड़ में गई है। और फिर मलहून गोंजा को थोड़ा साइड पर लेकर आते हुए कहती है, और तुम भी बरसों से माँ बनने के लिए कई जड़ी बूटियाँ आजमा रही हो ना, तुम दोनों की सूरत हाल एक जैसी है। ये सुनकर गोंजा को बहुत ज्यादा दुख होता है। और फिर मलहून वापस पलटकर सबसे कहती, जल्दी करो, कल तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि नीलोफर खातून, जो कि उरहान साहब की खातून होती है, एक गाड़ में पहुंचती है और फिर अपने बैग में से एक पटाखा निकालती है और उसे आग लगाकर गाड़ के अंदर छोड़ देती है। पटाखा जैसे ही चलता है तो उसकी आवाज सुनकर गाड़ के अंदर मौजूद बहुत बड़ी तादाद में चमगादड़ें बाहर निकलकर भाग जाती हैं। और फिर इसके बाद नीलोफर कहती, जिस चीज की हमें तलाश है वो इस गाड़ में है, चलो, और सब आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब करारगाह में हम देखते हैं कि दुमरल और बालाबान साहब उस बाजंतीनी सिपाही पर तशद्दुद कर रहे होते हैं जिन्हें उन्होंने बोरसा से पकड़ा था। बालाबान साहब पूछते, बुरहान साहब कहाँ हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं उरहान साहब बोरसा की दीवारों के सामने मौजूद होते हैं और बोरसा की जानब देख रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब बुरहान साहब बोरसा जाने से कबल उरहान साहब से कह रहे थे, उरहान, अगर इजाजत हो तो मैं बोरसा में घुसना चाहता हूँ। तो उरहान साहब ने कहा था, मुझे आपकी यहाँ जरूरत है बुरहान साहब। बुरहान ने कहा था, उरहान, सिपाही अभी जवान है, ऐसे वक्तों में इन्हें ऐसे खतरनाक हालात में डालना मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये करने दें। इस मंजर को सोचने के बाद उरहान साहब बहुत ज्यादा गमज़दा हो रहे होते हैं। और फिर इस दौरान खलील उरहान साहब के पास आता है। तो उरहान साहब कहते, हमने उन्हें हमें कैसे घात में फंसाने दिया खलील? तो खलील कहता, पता और शिकस्त दो करीबी भाई हैं, अगर तुम एक से सुलह नहीं कर सकते तो दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जब हम सकारिया के मुहिम में एक घात के दौरान मायूस हो गए थे, उस्मान साहब ने हमें इन लफ्जों से गड़े से बचाया था। और फिर उरहान को थपकी देते हुए कहता है, वो घड़ा आपके लिए बहुत छोटा है हजूर, आप ना इसमें गिर सकते हैं और ना ही इसमें समा सकते हैं। और फिर इस दौरान दुमरल और बालाबान साहब वहाँ पहुँचते हैं। उरहान साहब कहते, क्या आपको पता चला कि सुरंगें कहाँ है? तो बालाबान कहता, वो भी नहीं जानता हजूर, लेकिन उसने कहा है कि समुद्र के रास्ते बोरसा के लिए एक बड़ी खेप होगी। अलाउद्दीन कहता, हमने तमाम बदनुगाहों को रोक रखा है, वो कहाँ से आएगी? और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद खलील से कहते हैं, खलील चलो, और सब वहाँ से रवाना होते हैं। जबकि दरगाह में हम देखते हैं कि नीलोफर खातून अस्मा से कहती है, अस्मा, ये सब जमा कर लो, चलो चमगादड़ों को परेशान किए बगैर ये काम खत्म करते हैं। और फिर अस्मा खातून और बाकी खवातीन गार में मौजूद चमगादड़ों के फजले को इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। और फिर उस्मान साहब की बेटी हलीमा नीलोफर से कहती, भाभी, अगर ये काम ना आए तो? नीलोफर कहती, ये जरूर आएंगे और ये बोरसा की फतह के दौरान हमारी फौज को ताकतवर करेगा। ये सुनकर हलीमा कहती, फिर हमें उसे फौरन ढूंढ कर करारगाह ले जाना चाहिए। ये सुनकर नीलोफर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। तो हलीमा कहती, देखो कैसे शर्मा रही हो, क्या तुम्हें भाई की बहुत याद आ रही है? नीलोफर कहती, बहुत ज्यादा, जब तुम्हें प्यार होगा तो तुम समझ जाओगी। तो हलीमा कहती, नहीं नहीं, मुझे अपनी तलवार से मोहब्बत है, मैं सिर्फ आप दोनों को मिलाने के लिए मदद कर रही हूँ और यकीन तुम्हें मुझसे बेहतर जेठानी नहीं मिल सकती। तो नीलोफर कहती, पागल लड़की, बिल्कुल मुझे नहीं मिल सकती। जबकि इधर करारगाह में हम देखते हैं कि तमाम सरदारान खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं। अलाउद्दीन साहब भी बहुत ज्यादा परेशान हालत में सोच विचार में मुब्तला होते हैं। शाहीन साहब कहते, हमने अपने शोहदा को फतह के वादे के साथ दफन किया है, हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए, मातम नहीं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ अलाउद्दीन साहब? तो अलाउद्दीन कहता, आप ठीक कह रहे हैं शाहीन साहब, आप ठीक कह रहे हैं। किस्मत से शिकवा हमें जेब नहीं देता। इंशाल्लाह हम जल्द ही बहुत सी दूसरी फतवात से शिकस्त की तलाफी करेंगे इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताहम एक धोखेबाज सरदार बहुत से दूसरे सरदारान की शान को बर्बाद कर सकता है। मुझे बताएं, ये बोरा साहब वो आपके करीबी लोगों में से था, है ना? तो शाहीन साहब हाँ में इशारा करते हैं। और फिर
अलाउद्दीन साहब आऊजी की जानब इशारा करते हुए कहते, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ? तो आऊजी कहता है, हमने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा कर सकता है हजूर। अलाउद्दीन कहता, फिर आपको भी वो सोचना चाहिए जो सरोज सोच सकता है आऊजी साहब। हम साहब की गलती को मेरे भाई पर डालना ठीक नहीं है, हम एक और साथ है। तो शाहीन साहब कहते, हमारे लिए एजाज है कि हम अजीम उस्मान सरदार के बेटे के गिर्द मुतहद है। काश उनके दोनों बेटे यहाँ होते और हम सिपाहियों के सामने एक साथ खड़े हो सकते। क्या ये बेहतर नहीं होता अलाउद्दीन साहब? तो अलाउद्दीन कहता, भाई के पास करने के लिए अहम काम है शाहीन साहब। तो शाहीन कहता, क्या वो फिर अपने तौर पर मामला हल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उन्होंने बुरहान साहब को बोरसा में जासूसी के लिए भेजा, जबकि अब बहुत से दूसरे सिपाही ये कर सकते थे। चले हमें तो छोड़े, आप तो उनके भाई हैं, उन्होंने आपकी भी राय नहीं पूछी। क्या ऐसी ना इत्तेफाकी पैदा करना मुनासिब है? तो अलाउद्दीन कहता, ना इत्तेफाकी की वजह बनने वाला ही ना इत्तेफाकी की बात करता है शाहीन साहब, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन चीजों के बारे में बात करने की ये जगह नहीं है। तो शाहीन साहब कहते, आप ठीक कह रहे हैं अलाउद्दीन साहब, ये जगह नहीं है, ये जंगी कौंसल है। जबकि इधर उरहान साहब अपने खेमे में दुमरुल, बालाबान और खेल के साथ मौजूद होता है और उन्हें कह रहा होता है कि समुद्र के रास्ते आने वाली मदद की पेश नजर सुरंगें वहाँ खुफिया चीज नहीं है, कोई खुफिया बंदरगाह भी जरूर होगी, हमें उसे तलाश करना होगा। तैयार हो जाएं, हम रात को रवाना होंगे। ये सुनकर सब लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस दौरान अलाउद्दीन साहब गुस्से से वहाँ आते हैं और कहते हैं, आपने शाहीनी शाह और इसके पैरोकारों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है भाई। तो उरहान कहता, मैंने उन लोगों को मौका दिया जो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे थे, उन्हें अपना जहर उगलने दो। तो अलाउद्दीन कहता, आपको उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। उरहान कहता, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? मेरी जगह तुम उनके लफ्जों को वापस उनके मुंह पर मारो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता, ये कहना आसान है। देखो भाई, शाहीन शाह शिकस्त का फायदा उठाकर जंगी कौंसल जमा करना चाहता है। वो सरदारों के सामने आपको जलील करने और इनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। शिकस्त का इस्तेमाल करके आपको तनहा छोड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई, इन्हें ऐसा मत करने दो, मत करने दो। तो उरहान अलाउद्दीन को पकड़ते हुए कहता, मेरे लिए मेरा भाई काफी है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि काई सिपाही गाड़ियों के ऊपर साजो सामान लाद रहे होते हैं। निलोफर कहती है, चलो जल्दी करो। किसी दौरान मलहून खातून गुस्से से वहाँ पहुँचती है और कहती है, कबीले में इतने कामों के होते हुए तुम लोग कहाँ थे? तो हलीमा कहती, क्या हम अपना काम मुकम्मल किए बगैर जा सकते थे वालदा? निलोफर कहती, हमने जाने से पहले ही गाड़ियों को लादना शुरू कर दिया था। और फिर गोंजा कहती, और हमने भी इलाज का सामान तैयार कर लिया है। जब खाने तैयार हो जाएंगे तो हम एक साथ करारगाह रवाना होंगे। तो मलहून कहती, कोई कहीं नहीं जाएगा। यह सुनते साथ ही निलोफर कहती, बुरहान साहब आज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो मलहून कहती, मैंने कहा कि तुम नहीं जाओगी बहू खातून, तुम यहीं रहोगी। और फिर हलीमा कहती, यकीन भाभी। तो मलहून उसकी बात काटते हुए कहती, तुम सब मिलकर सारे आधे अधूरे काम मुकम्मल करोगी। हलीमा और हफ्सा कल गाड़ियाँ सुगोत ले जाएंगी, सिपाही उनसे गाड़ियाँ ले लेंगे। और ये कहते साथ ही मलहून वहाँ से रवाना होने लगती है। तो पीछे से निलोफर कहती, मलहून खातून क्यों? तो मलहून कहती, क्योंकि मेरा यही हुक्म है। और फिर गोंजा भी कहती है, वालदा वालदा मत करें, अलाउद्दीन साहब भी इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सिपाही दवा के बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे इन्हें बताना पड़ेगा। तो मलहून कहती, बस गोंजा बस, तुम अकेले नहीं हो, इसने अपने शोहर को नहीं देखा। और ये कहकर मलहून वहाँ से रवाना हो जाती है। और फिर आगे बढ़ते हुए दीदार से कहती, बहू खातून अब भी अपनी मर्जी कर रही है, अगर मैं एक बात को 2 बार न कहूँ तो मैं अपनी बात नहीं मनवा सकती। तो दीदार कहती, नहीं ऐसा नहीं है, देखिए वो तुम्हारे उरहान की अच्छी बीवी और तुम्हारे पोतों की अच्छी माँ है, वो आपकी बेइज्जती भी नहीं करती है। आखिर मलहून और दीदार आकर बैठ जाते हैं और दीदार कहती, लेकिन वो बस अब भी हमारे असूलों पर अमल नहीं करती है, आखिरकार वो हम में से नहीं है, वो बाजुंतीनी मोहल्लों में पली भड़ी है। तो मलहून कहती, वो दूसरी लड़कियों पर भी असर अंदाज हो रही है, उनके लिए पहले ही वक्त हो चुका है। लेकिन वो दोनों कहती है कि वो अपनी भाभी की तरह प्यार में पड़ने से पहले शादी नहीं करेंगी और गोंजा इसकी वजह से अपने ही रास्ते पर चल रही है। ये बहू खातून हर चीज के पीछे है। तो दीदार कहती, गोंजा के पास पहले ही बहुत से मसाइल है मलहून खातून, जब आप भी उस पर गुस्सा करती है तो वो लड़की बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती है। मलहून कहती, ये मसला हम सब को मुतासर करता है दीदार खातून, वो एक सरदार के बेटे को बच्चा नहीं दे पा रही है और अलाउद्दीन इसकी वजह से किसी दूसरी खातून से शादी नहीं करना चाहता। बस बहुत हो चुका है, हर कोई देखेगा कि इस कबीले में किसकी बात अहम है, हर कोई अपनी हद जानेगा। फातिमा भी जल्द ही पहाड़ों से आ जाएगी। मैं इस मसले को मजीद नहीं बढ़ाऊंगी, मैं इसकी और हलीमा दोनों की शादी करवाऊंगी, अलाउद्दीन की भी। और फिर दीदार से कहती, दीदार खातून मुझे इस बारे में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अलाउद्दीन की नस्ल को जारी रखने के लिए एक मुनासिब दुल्हन तलाश करना शुरू कर दें। और फिर इस दौरान एराज मलहून को बताती है, उस्मान साहब सुगोत के लिए रवाना होंगे मलहून खातून। ये सुनते साथ ही मलहून वहाँ से रवाना हो जाती है।
कबीले में गोंजा खातून एक जगह पर परेशान खड़ी होती है। किस दौरान नीलोफर उसके पास आती है और उससे कहती है, माँ वो हम सब से नाराज थी, लेकिन उन्होंने गुस्सा तुम पर निकाला, परेशान मत हो। तो गोंजा अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, हमेशा की तरह मेरी औलाद नहीं हो सकती ना, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा सलूक करती है, मैं जानती हूँ। तो नीलोफर उसे हौसला देते हुए कहती, उनका मसला मुहासरा है, वो अंदर ही अंदर उरहान और अलाउद्दीन के बारे में परेशान है, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा सलूक करती है। तो गोंजा कहती, शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करती है, लेकिन उनका मसला मेरे साथ वाज़ेह है नीलोफर, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। और वहाँ से आगे बढ़ जाती है कि तो सरदारी खेमे के बाहर सब लोग जमा होते हैं। चूँकि उस्मान साहब ने सबूत के लिए रवाना होना होता है, तो मरहूम खातून उस्मान साहब से कहती है, उस्मान साहब आप हमेशा कहते हैं ना कि जिस रियासत को हम पीछे छोड़ेंगे उसे हर जगह जड़ पकड़नी चाहिए। तो उस्मान साहब कहते हैं, लगता है कि तुम हमारे जाने से पहले गुफ्तगू को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही हो मलहून, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मलहून कहती, हमारी रियासत की बका हमारी नस्ल की बढ़ोतरी पर कायम है, इस मामले में सिर्फ उरहान ही ने हमें खुश किया है। अब वक्त आ गया है कि हमारे दूसरे बच्चे भी ऐसे शरीके हयात चुने जो हमें पोते पोतियां दे, हलीमा और फातिमा और अलाउद्दीन के लिए भी। तो उस्मान साहब कहते, जबकि कह रही हो कि वक्त हो गया है तो फिर आसानी हो मलहून। ये कहकर उस्मान साहब बाहर की जानब आते हैं तो बाहर खड़ा आइकूत कहता है, दस्तूर उस्मान साहब, और फिर सरदारी खेमे का दरवाजा खुलता है। उस्मान साहब और मलहून खातून सरदारी खेमे से बाहर आते हैं, जहाँ पर सब लोग उस्मान साहब को देखने और उन्हें रुखसत करने के लिए मौजूद होते हैं। उस्मान साहब सबके सलाम का जवाब देते हैं और फिर इसके बाद अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और फिर अपने हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाते हैं और कहते, आज मैं सोगोत का दौरा करूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे उरहान की बदौलत अगली बार मैं बोरसा का दौरा करूंगा। ये सुनते साथ ही तमाम लोग जो शुक्रोश के साथ नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान जरकुता अपना घोड़ा भगाते भगाते कबीले में दाखिल होता है और उस्मान साहब के पास तशरीफ लाता है। इसे देखकर सब लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जरकुता परेशान होकर उस्मान साहब के पास आकर बताता है, हजूर हमें बोरसा से खबर मिली है, उरहान साहब पर बोरसा के दाखिली दरवाजे पर घात लगाकर हमला किया गया है, हमारे बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं। ये सुनते साथ ही सब पर जैसे बिजली ही गिर जाती है। नीलोफर, गोंजा, दीदार, मलहून सब निहायत परेशान हो जाते हैं और फिर जरकुता उस्मान साहब को बताता है, उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोरान इनके हाथों में है मेरे हजूर। हम नहीं जानते कि वो जिंदा है या मर गया है, हम नहीं जानते कि वो जिंदा है या मर गया है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें बोरसा का ज़ंदान दिखाया जाता है, जहाँ पर बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ कैद किए गए सिपाहियों पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा होता है, किसी को जंदान में तो किसी को दीवारों के साथ बांधा गया होता है। जबकि इसी जंदान के तहखाने में हम देखते हैं कि बुरान को भी तशद्दुद किया जा रहा होता है, उसके हाथों को जंजीरों से बांध कर उसको बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है। सिपाही से पूछता है, बताओ मुझे तुम बोरसा में कैसे दाखिल हुए? हाँ, लेकिन बुरान एक लफ्ज भी नहीं बोलता। तो बाज़ंतीनी सिपाही को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर तशद्दुद बढ़ाता ही चला जा रहा होता है और पूछता है, तुम किसके आदमी हो? तुम कौन हो? तुमने उरहान के लिए दरवाजा क्यों खोला? जबकि दरकाई कबीले में कासिम परेशान होते हुए अपनी माँ नीलोफर से पूछता है, माँ क्या मेरे बापू को कुछ हुआ है? तो नीलोफर अपने बेटों को पकड़ लेती है। यह सारा मंजर देखकर मलहून हफ्जा से कहती, हफ्जा सुलेमान और कासिम को खेमे में ले जाओ, उनसे कहो कि तरबियत जारी रखें। तो हफ्जा कासिम और सुलेमान को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है और इसके बाद उस्मान साहब जरकुता से कहते, फौरन करारगाह जाओ और उनसे कहो कि जख्मों पर मरहम लगाए। 2 दिन के बाद उस्मान साहब सबको जिरगे में बुला रहे हैं। जरकुता कहता, जो आपका हुक्म हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे बहादुरों, मेरी बहनों, काई के बहादुर बच्चों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई लाचार कुत्ता गिद्दड़ आखिरी सांस में हिफाजत कर रहे हैं? क्या वो पंजा है जो काइयों के शेरों को शिकस्त देंगे? तो सब कहते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। उस्मान साहब कहते, क्या काफिरों का बिछाया हुआ जाल रोकेगा? जिस बोरसा को फतह करने की कसम खाई है, मेरे सिपाहियों को कभी नहीं रोक पाएंगे। सब कहते हैं, नहीं रोक पाएंगे हजूर, नहीं रोक पाएंगे। उस्मान साहब कहते, मैं तुमसे वादा करता हूँ, होने वाले जिरगे में निकलने वाला फैसला बोरसा का खात्मा होगा, लेकिन बोरसा आखिरी किला नहीं होगा। और फिर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, जब तक ये जान इस जिस्म में है, मेरा हदफ सिर्फ बोरसा नहीं है, इज़्नेक और अज़मीत है। इन सरजमीनों में जहाँ काफिरों के हुक्मरानी है, हर जगह होगी। तो सब लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं।
उस्मान साहब कहते हमारी कज़ा मुबारक हो। और फिर इस दौरान नीलोफर अस्मा खातून से कहती है अस्मा खातून मेरा घोड़ा तैयार करो, और वहाँ से रवाना हो जाती है। मलहून खातून भी उसे जाता हुआ देख लेती है। इधर नीलोफर अपने खेमे में आकर करारगाह जाने के लिए तैयार हो रही होती है। इस दौरान मलहून खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है उरहान ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो नीलोफर कहती उरहान कभी नहीं कहेगा कि उसे तकलीफ है। मलहून कहती तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में बता रही हो, क्या तुम अब समझ गई हो कि मैंने तुम्हें करारगाह क्यों नहीं भेजा? मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी और अब भी नहीं जाने दूंगी। तो नीलोफर कहती मैंने इजाजत नहीं मांगी मलहून खातून, और रवाना होने लगती है। तो मलहून खातून उसके सामने आते हुए कहती फिर ये मेरा हुक्म है, कोई कहीं नहीं जाएगा, जिंदगी ऐसे गुजरेगी जैसे हमें ये खबर मिली ही ना हो। तुम कबीले में काम करती रहोगी बहू खातून। और ये कहकर मलहून खातून वहाँ से रवाना हो जाती है, जबकि नीलोफर भी बाहर रवाना हो जाती है। जब मलहून खातून वहाँ से चली जाती है तो नीलोफर अपने घोड़े पर सवार होती है और जाने लगती है। तो गोंजा उसके पीछे आते हुए कहती नीलोफर तुम कहाँ जा रही हो? नीलोफर कहती उरहान के पास, और नीलोफर अपना घोड़ा लेकर कबीले से रवाना हो जाती है। जब केदर करारगाह में हम देखते हैं कि जंगी मजलिस बैठी हुई होती है। उरहाना साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं आपने मजलिस का मुतालबा किया, ये है मजलिस। इस पर आउची साहब कहते 9 साल हो गए हैं हजूर, हम दीवारों को तबाह करने का कहते हैं और आप कहते हैं कि इंतजार करो, ये गिरने वाली है। बोरसा कमजोर नहीं होगा बल्कि इसके बरक्स मजबूत होता जा रहा है। तो उरहान साहब कहते ज़ाहिर है उन्हें कहीं से इमदाद मिल रही है, हमने देखा और पता चल गया। इसके अलावा हारे बगैर कोई फतह नहीं होती सरदारान। तो संगूर साहब कहते कौन सी फतह 9 साल का नुकसान पूरा कर सकती है हजूर? तो जवाबन अलाउद्दीन साहब कहते बोरसा तमाम जख्म भर देगा संगूर साहब। तो अब्दुल्ला साहब कहते जख्म ठीक नहीं हो सकता मेरे हजूर। और फिर शाहीन साहब कहते फिर भी उरहान साहब दुरुस्त कहते हैं आज के नुकसान से बहुत बड़ा फायदा मिला है। इससे ये जाहिर किया है कि बोरसा पर अचानक हमले के बगैर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो आउची साहब कहते 9 साल जब हमने ये खेमा यहाँ लगाया था। और फिर अपने पीछे मौजूद कुत्ते की जानब इशारा करते हुए कहते हैं यहाँ तक कि इस कुत्ते की माँ भी पैदा नहीं हुई थी। ये सुनते सारे तमाम सरदारों ने कहते ठीक कह रहे हैं, हम कब तक इंतजार करेंगे? तो अलाउद्दीन कहता बोरसा की फतह आपके कुत्ते की उम्र से हिसाब लगाएंगे आउची साहब। तो अब्दुल्ला साहब कहते हजूर वक्त बर्बाद हो रहा है, हम सिक्कों से महरूम हो रहे हैं, हम कब तक इंतजार करेंगे मेरे हजूर? ये सब सुनकर अलाउद्दीन साहब गुस्से से खड़े होते हैं और कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं सरदाराना, ये उरहान साहब का फैसला है। ये सुनते साथ ही आउची साहब भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं फिर हमने जंगी मजलिस क्यों इकट्ठी की? ये सब देखकर उरहान साहब अपना मुक्का जोरदार मेज पर मारते हैं और निहायत गुस्से के साथ आउची साहब की जानब देखते हैं, जिस पर आउची साहब और अलाउद्दीन साहब वापस अपने निशिस्त पर बैठ जाते हैं। किसी दौरान चरकुताई भी अपने घोड़े पर सवार हुए वहाँ पहुँच जाता है और घोड़े से नीचे उतरकर तमाम सरदारान को आकर सलाम करता है और कहता मैं उस्मान साहब का सलाम लाया हूँ। सब वालेकुम सलाम कहते हैं। उरहान साहब कहते आप इतनी दूर से सिर्फ सलाम तो नहीं लाए होंगे चरकुताई साहब? तो चरकुताई कहता शिकस्त के जख्म भरने के बाद 2 दिन बाद उस्मान साहब तमाम सरदारान का जिरगे में इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर तमाम सरदारान थोड़ा खुश होते हैं, जबकि दूसरी जानब बोरसा का तकफूर अपने कमांडर फ्लादियोस और उसके भाई ओक्टावियोस को बता रहा होता है कि इस बार बहरी जहाज कुस्तुनतुनिया से सामान लेकर कारागा बोरम के साहल समुद्र पर उतरेंगे। ओक्टावियोस तुम सामान लेकर बोरसा में लाओगे? तो ओक्टावियोस पूछता आपने मकाम क्यों बदला? तो तकफूर कहता हम इन्हें हर बार एक मुख्तलिफ साहल पर उतारते हैं क्योंकि तुर्कों के सिपाही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं सामान को खतरे में नहीं डाल सकता, अगर इन्हें हमारी छुपी हुई सुरंग मिल गई तो फिर इसका मतलब है कि हमारा इख्तिताम आ गया है। अपने फ्लादियोस कहता साहल समुद्र पर बहुत बड़ी मदद होगी ओक्टावियोस, मेरा बहादुर भाई, तुम्हारे लाए हुए हथियारों से हम तुर्कों की करारगाह पर हमला करने के लिए ताकतवर बन जाएंगे, जैसा कि तुमने और मैंने हमेशा ख्वाब देखा है। हम तुर्कों से आमने सामने लड़कर अपने बाप का इंतकाम लेंगे, अब तुम जा सकते हो। जबकि इधर करारगाह में हम देखते हैं कि उरहान साहब जंगी कौंसिल से निकलने के बाद निहायत गुस्से के साथ अपने खेमे की जानब आ रहे होते हैं और जैसे ही अपने खेमे के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ नीलोफर मौजूद होती है। उसे देखते साथ ही उरहान साहब कहते हैं नीलोफर नीलोफर तुम यहाँ क्यों आई हो? नीलोफर उरहान साहब को सही सलामत देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है और फिर उरहान उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता अच्छा है कि तुम आ गई हो। नीलोफर कहती कहा गया कि उरहान साहब घात में फंस गए थे, बाकी याद भी नहीं, मैंने देखा तो यहाँ थी। और फिर उरहान के जख्मी हाथ को देखते हुए कहते उरहान तुम जख्मी हो, आओ बैठो। और उरहान बैठ जाता है तो नीलोफर उसके हाथ पर मरहम पट्टी लगाना शुरू हो जाती है। उरहान कहता जैसे तुमने मुझे पहले कभी जख्मी नहीं देखा तकफूर की बेटी। तो नीलोफर कहती जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये आखिरी हो। तो उरहान कहता ये इन जख्मों के मुकाबले में कुछ नहीं है जो तुमने कभी मुझे दिए थे। तो नीलोफर पूछती क्या वो जख्म थे? उरहान कहता सबसे प्यारा जख्म सिर्फ इसलिए कि तुमने दिया था। और फिर नीलोफर उरहान के हाथ को चूमती है और कहती प्यारा
प्यारे उरहान, तुम्हें तकलीफ देने वाला ये जख्म नहीं है, तुम इसे जितना छुपाओगे मैं इसे देख सकती हूँ। तो उरहान कहता, जब बाबा को खबर मिली तो क्या कहा उन्होंने? नीलोफर कहती, वो अपना दर्द छुपाते हैं, तुम जानते हो। तो उरहान कहता, मेरे बाबा ने मेरी फतूहात की वजह से कभी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं डाली, लेकिन अब मैं जिरगे तक अपना रास्ता जारी रखूंगा। आज रात में एक वजीफे पर जाऊंगा और यहाँ की सूरत हाल के बारे में कबीले ने भी सुन लिया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन क्या सोचता है। तुम जानती हो कि सबसे अच्छी मालूमात एक सरदार की बीवी से ली जा सकती है। तो नीलोफर कहती, ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी तुम रात तक आराम कर लो, मैं आपका बिस्तर त्याग करूंगी नीलोफर। और उठकर जाने लगती है तो उरहान नीलोफर का हाथ पकड़ते हुए कहता, नीलोफर, जब तुम आई तो मैं अपनी थकावट भूल गया हूँ, और उसे गले से लगा लेता है। और नाजरीन, इस जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज।